हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या होता है और उसका सीरीज एलसीआर सर्किट से क्या लेना देना है, आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन है, लिखा हुआ है कि रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, मतलब एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होने की क्या शर्त है या फिर क्या कंडीशन है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि रेजोनेंस क्या होता है। तो चलिए रेजोनेंस को हम समझते हैं और डिटेल में समझते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। रेजोनेंस क्या होता है वहां से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भैया एलसीआर सर्किट क्या होता है। तो ये है आपका एलसीआर सर्किट, जिसमें मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूं, एक इंडक्टर बना रहा हूं और साथ के साथ एक कैपेसिटर बना रहा हूं, जिसे मैं किस में कनेक्ट कर रहा हूं, सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। वो भी किसके साथ, एक एसी सप्लाई के साथ, जिसकी वोल्टेज इक्वेशन जो है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर एक रजिस्टर लिया है जिसका रेजिस्टेंस है आर, इंडक्टर लिया है जिसका इंडक्टर है एल और कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस है सी। जैसे ही आप करंट फ्लो करेंगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहां से करंट फ्लो होगा। आप जानते हैं कि सीरीज में करंट क्या फ्लो होता है, सेम फ्लो होता है, बिल्कुल होता है, पर सबके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा अलग अलग होगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी आर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी एल और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी सी। अभी हमने एलसीआर सर्किट थोड़ी देर पहले पढ़ के आए लास्ट लेक्चर में, जहां पे हमने पढ़ा था कि भैया कभी आप रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो सेम फेस में होते हैं। सेम फेस का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का फेस डिफरेंस 0 डिग्री होता है। वही आप इंडक्टर के केस में बात करें तो इंडक्टर के केस में करंट जो होता है वोल्टेज से लैग करता है। लैग मतलब पीछे चलता है, वो भी कितना पीछे चलता है, तो π/2 एंगल से पीछे चलता है। ये आपको पहले ही बता चुका हूं। और कैपेसिटर के केस में करंट जो होता है वो वोल्टेज से क्या करता है, लीड करता है। वो भी कितने एंगल से, π/2 एंगल से क्या करता है, लीड करता है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर लैगिंग लीडिंग की बात चल रही है। तो कभी हम यहां पर रजिस्टर के केस में बात करें तो करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं। यहां पे करंट लैग करता है, यहां पर करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में। तो हम इनका कंबाइंड क्या बनाने जा रहे हैं, फेजर डायग्राम, जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पर फिर क्यों पढ़ा रहे हैं सर, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पर सीरीज एलसीआर सर्किट का संबंध किससे है, रेजोनेंस से। तो पहले मैं एलसीआर सर्किट को बनाता हूं, फिर एलसीआर सर्किट के बाद रेजोनेंस को समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहां पर हम बात करें फेजर डायग्राम की, तो तीनों में ही करंट जो है सेम लाइन में है। तो यहां पे मैं करंट को एक ही लाइन में बना देता हूं। देखिए करंट एक ही लाइन में, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए तो VR जो है करंट के सेम फेस में है, तो सेम फेस में है तो VR सेम लाइन में आएगा और ये ओरिजिन ले लिया हमने। यहां पर VL जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर आएगा, तो VL को मैंने ऊपर ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और डायग्राम के अकॉर्डिंग VC जो है वो नीचे आएगा, तो VC को मैं क्या ले लेता हूं, नीचे ले लेता हूं। तो VC क्या हो गया बच्चों, नीचे हो गया। अब याद कीजिए कि यहां पर मैंने केस 1 लिया था। केस 1 क्या लिया था, केस 1 लिया था कि भैया कभी VL बड़ा हो VC से, कभी VL बड़ा हो VC से। तो याद कीजिए मैंने इसे रफ किया था और रफ करने के बाद VC को कहां ले गया था, ऊपर, और बोला था कि भैया रिजल्टेंट कहां आएगा, इस जगह। याद कीजिए यहाँ पर रिजल्टेंट नीचे आएगा। तो आप बता सकते हैं इस बार वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो आप कहेंगे कि भैया इस केस में करंट लैग कर रहा है। और लैगिंग किसकी खासियत होती है, इंडक्टर की। पर यहाँ पर लैगिंग किस कंडीशन में लैग कर रहा है, तो आप कहेंगे कि भैया ये फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो इस केस में ये बिहेव कर रहे हैं आरएल सर्किट की तरह। किसकी तरह बेटा, आरएल सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो बिहेव लाइक अ आरएल सर्किट। नहीं आया समझ में बच्चों।
आपसे कोई पूछे कि ये सर्किट कौन सा सर्किट है तो आप कहेंगे LCR सर्किट है। पर यहाँ पर कभी VL बड़ा है VC से तो करंट तो क्या कर रहा है बेटा, लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। और करंट लैग कर रहा है तो लैगिंग किसकी खासियत होती है, इंडक्टर सर्किट की। पर इंडक्टर सर्किट तो π/2 से लैग करता है, तो यहाँ पर फाई एंगल से लैग करने के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, RL सर्किट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर फेजर डायग्राम समझ में आया, केस 1 समझ में आया। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की। तो कभी हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में मैं फिर से वही बना रहा हूं। देखिए इस यहाँ पर करंट है, यहाँ पर VL है, यहाँ पर VR है, बिल्कुल है सर, और यहाँ पर क्या है बच्चों, VC है। अब केस 2 कभी मैं लूँ, केस 2 में VC को बड़ा लूँ किससे, VL से। केस 2 में मैं किसको बड़ा ले रहा हूँ, VC को बड़ा ले रहा हूँ, किससे बेटा, VL से। तो यहाँ पर मुझे VL को रफ करना होगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि आपको किसी वेक्टर को की डायरेक्शन चेंज करनी है तो डायरेक्शन चेंज कर दो, पर आपको खामियाजा उठाना होगा, इस वेक्टर को का साइन क्या करना होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर VL का साइन क्या कर दिया आपने, नेगेटिव। तो बच्चों बताओ इस बार रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस जगह आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इस बार बताओ वोल्टेज और करंट में कौन आगे है, तो आप कहेंगे करंट आगे है, वो भी कितने एंगल से, फाई एंगल से। और करंट जब लीड करता है तो करंट लीडिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर की। तो बच्चों इस केस में दिस सर्किट इट बिहेव्स लाइक अ कौन सा सर्किट बेटा, RC सर्किट। सर RC क्यों, क्योंकि आप जानते हैं लीडिंग किसकी खासियत होती है, लीडिंग जो होती है कैपेसिटर की। पर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर तो π/2 से लीड करता है। यहाँ पर प्योर कैपेसिटर ना होते हुए ये फाई एंगल से लीड कर रहा है, इसलिए ये RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो केस 1 केस 2 आपको पिछली बार ही समझा दिए थे। अब मैं केस 3 की बात करता हूँ, जो कि रेजोनेंस का केस है। बच्चों यही तो हम पढ़ने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इसीलिए तो आप कर रहे हैं। तो ये केस 3 को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो कभी मैं यहां पर केस 3 लूं कि ये इफ VL क्या हो, VC के इक्वल हो। VL कितना हो बच्चों, VC के इक्वल हो। बच्चों मैंने एक केस क्या लिया था कि VL बड़ा हो VC से, या फिर मैंने कहा था कि भैया VC बड़ा हो VL से। पर बच्चों एक शर्त और आएगी ना, एक शर्त कौन सी है, जिसमें VL क्या होगा, VC के इक्वल। मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसके इक्वल होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के। कभी VL VC के इक्वल होगा तो बच्चों बताओ क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये करंट है, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। अब बच्चों ये VL था, ठीक है, और ये क्या था, VC था। पर अभी आपने बताया कि VL और VC एक दूसरे के इक्वल है। अब इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। सर क्यों, क्योंकि VL VC के इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप बता सकते हैं इस केस में क्या होगा, VL जो होगा VC को कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करेगा तो बच्चों बताओ करंट और वोल्टेज, इस बार जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, VR के इक्वल होगा। सर क्यों, क्योंकि आपने VL को तो VC से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। तो इस बार पूरा की पूरा वोल्टेज जो होगा वो करंट के साथ सेम फेस में होगा। मतलब फेस एंगल कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन से पहले बताओ इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या था। तो आप कहेंगे सर इम्पीडेंस जो था, मैं पूरी कहानी समझा रहा हूँ, इम्पीडेंस था Z इक्वल्स टू √of R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या फिर कहें Z जो था वो क्या था, √of R² प्लस XL की जगह में क्या लिख सकता हूं बच्चों, ω_L माइनस ω_C का स्क्वायर। तो बच्चों बताओ कभी VL VC के इक्वल है तो VL को मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IXL लिख सकता हूं, और VC को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर IXA लिख सकते हैं। तो I से I कैंसिल, तो बच्चों बताओ XL किसके इक्वल हो गया, XC के हो गया। बच्चों XL किसके इक्वल हो गया, XC के। मतलब मैं XL को किसके इक्वल रख दूं, XC के। तो बताओ क्या होगा, XL कभी XC के इक्वल हो गया तो ऊपर वैल्यू रखो क्या होगा, Z इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो क्या मैं एक्सी की जगह एक्सएल लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। तो z इक्वल्स टू बोलो क्या होने वाला है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और एक्सएल माइनस एक्सएल कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू कितना आएगा आप बता सकते हैं? तो z इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो z बोलो कितना होगा? r होगा। यहाँ पर z क्या होगा बच्चों? मिनिमम होगा। सर मिनिमम क्यों? देखिए कभी हम LCR सर्किट की बात करें तो करंट को अपोज करने वाले 3 लोग थे, 3 विलन थे। कौन कौन? रजिस्टर था, एक एक्सेल था, और एक क्या था? एक्सी। 3 विलन थे मूवी में। मूवी में कितने विलन थे? 3 विलन थे। पर कभी हमने एक्सेल को एक्सी के इक्वल रख दिया तो एक्सेल ने एक्सी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मतलब 3 विलन में से 2 विलन एक दूसरे को ही मार डाले। तो बच्चों बताओ विलन कितना बचा? तो आप कहेंगे एक ही विलन बचा। मतलब पहले 3 विलन करंट का अपोज कर रहे थे, पर इन दोनों ने एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दिया, मार डाला, काट डाला, जैसे भी कर दिया, खत्म कर डाला। तो इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर डाला। तो बच्चों बताओ विलन कितना बचा? एक ही बचा। एक ही विलन, मतलब 3 विलन में से कितने बचे? एक विलन। इसका मतलब इस केस में इम्पीडेंस क्या हो गया? मिनिमम हो गया। हाँ है ना? इस केस में इम्पीडेंस कितना हो गया बच्चों? मिनिमम हो गया। तो इम्पीडेंस समझ में आया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? मैक्सिमम करंट की। याद कीजिए मैक्सिमम करंट। बताओ मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या था? तो आप कहेंगे सर V0/Z था। हाँ है ना? अब बच्चों कभी हम बात करें कि भैया कभी एक्सएल एक्सी के इक्वल है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन की बात करें, रेजोनेंस होता क्या ये भी बताऊंगा। कभी बात करें तो बच्चों बताओ यहाँ पर z क्या हो चुका है? मिनिमम हो चुका है। हाँ है ना? अब खुद ही सोचो करंट जो है रेसिप्रोकल ऑफ z है। हाँ है ना? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ z है। मतलब कभी ये क्वांटिटी कभी कम हुई, ये कभी कम हुई, तो बताओ ये क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। हाँ है ना? इसका मतलब इस केस में ये वाली वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी। आपको बता दूं तो ये I0 जो होगा वो कितना होगा? I0 जो होगा V0/Z मिनिमम, और Z मिनिमम की वैल्यू कितनी है? R है। अभी मैंने बताया, क्या बताया बच्चों? ये क्वांटिटी कम है तो ये क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा। मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? और मैक्सिमम हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन हम बहुत तरीके से बनाएंगे। देखिए पहली डेफिनेशन क्या है? रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस की कंडीशन कब आती है? रेजोनेंस तब आता है जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसके इक्वल हो? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के इन LCR सर्किट। या फिर कहें कि भैया इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल हो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। 2 डेफिनेशन बता दी। तीसरी रेजोनेंस कंडीशन तब आती है जब Z मिनिमम, मतलब इंपीडेंस जो हो वो मिनिमम हो। किसके इक्वल हो? रेजिस्टेंस के। रेजोनेंस कंडीशन कब आती है? जब करंट और वोल्टेज के अक्रॉस फेस एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। और करंट क्या हो बच्चों? मैक्सिमम हो। करंट क्या हो? मैक्सिमम हो। ये सारी कंडीशन किसकी है? रेजोनेंस की। मैं डेफिनेशन अभी तक नहीं लिखवाई है, मैं लिखवाऊंगा। मैं कब लिखवाऊंगा? जब आपको रेजोनेंस समझ में आ जाए। मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए ये आपने LCR सर्किट बनाया, LCR सर्किट का फेजर डायग्राम बनाया। तो फेजर डायग्राम में हमने 2 केस लिए थे, VL बड़ा हो VC से या फिर VC बड़ा हो VL से। पर बच्चों आपको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों कोई चीज़ बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो क्या एक केस ऐसा नहीं बनेगा जब दोनों चीज़ क्या हो? इक्वल हो। तो VL VC के इक्वल है तो भैया XL XC के इक्वल है, और XL XC के इक्वल है तो बच्चों Z क्या होगा? मिनिमम होगा। और करंट उस टाइम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। करंट क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। अब हम इसमें निकालते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा बच्चों, आप उस बात के लिए सोचे नहीं, डरे नहीं, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा। तो आप अभी समझते चले रेजोनेंस होता क्या है और कब हुआ। तो अब हम निकालते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं बच्चों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैं FR नाम देता हूं। तो बच्चों बताओ रेजोनेंस हुआ कब? तो आप कहेंगे सर रेजोनेंट तब हुआ जब VL किसके इक्वल था? VC के। देखिए VL VC के इक्वल है, और VL की जगह हम क्या लिख सकते हैं? IXL, और VC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? IXC। I से I क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। अब बच्चों क्या बचा? XL इक्वल्स टू क्या बचा? XC।
अब याद कीजिए XL का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे ओमेगा L, और XC का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा C। और बच्चों मैं चरणों में R लिख देता हूँ। R क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तब आती है जब रेजोनेंस आता है। क्या आता है, रेजोनेंस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा R इंटू ओमेगा R क्या होगा, ओमेगा R स्क्वायर, और मैं L को नीचे ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, 1/LC। ठीक है बच्चों, स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1/√LC। बच्चों ओमेगा क्या होता है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, तो 2πf हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकलेगी, 2π को नीचे ले जाए तो 1/2π√LC। ये किसका फॉर्मूला है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। किसका बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। तो बच्चों एग्जाम में कभी रेजोनेंस आता है तो आपसे यही पूछा जाएगा, क्या रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस आने की कंडीशन क्या क्या है। तो मैं सब कुछ अब लिखवाने जा रहा हूं। तो व्हाट इज रेजोनेंस मैं समझाता हूं। देखिए यहां पर पहले मैं इसी जगह का यूज कर लेता हूं। रेजोनेंस होता क्या है, तो आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन सुनिएगा। A series LCR circuit is said to be in resonance। मतलब LCR सर्किट रेजोनेंस में कब होगा, when current is maximum। क्या होगा, LCR सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम, या फिर बोल सकते हैं कि इंपेडेंस क्या होगा, मिनिमम, या फिर कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, या फिर कहें इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, या फिर कहें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी 1/2π√LC। सर कौन सी डेफिनेशन कहें, तो इतनी सारी तो बोल नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, करंट की। इसलिए हम इतनी सारी बात ना बोलते हुए सिर्फ किसकी बात करेंगे बच्चों, करंट की। तो क्या कहेंगे बच्चों, क्या कह रहे हैं बच्चों, सीरीज LCR सर्किट, ये डेफिनेशन है, is said to be in resonance when current in LCR circuit is maximum। बच्चों याद रखिएगा यहां पर ये शब्द क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या, कौन सा, उस पर अंडरलाइन कर देता हूं। रेजोनेंस सर्किट को LCR सर्किट को रेजोनेंस में कब कहेंगे, जब करंट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। अभी तक करंट मैक्सिमम नहीं था, अब क्या हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, तो इसे कहते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। याद रखिएगा। तो बच्चों एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इन सारे पॉइंट को एक एक करके लिखते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं कि भैया सीरीज रेजोनेंस होता क्या है, तो रेजोनेंस कब हुआ था, उसकी कंडीशन क्या है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है बच्चों, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूँ। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक में आप बताएं फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों एक बार देख लीजिए आप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज LCR सर्किट की पहली कंडीशन ये है कि ये कब होता है, शुरू कब होता है, जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसके इक्वल हो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, मतलब VL किसके इक्वल होना चाहिए, VC के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, कि सीरीज LCR सर्किट कब ऑकर होता है, उसकी शर्त क्या है। तो पहली शर्त क्या है, पहली क्या, ये सारी चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो वोल्टेज अक्रॉस किसके इक्वल होना चाहिए, इंडक्टर के। किसके इक्वल होना चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के। या फिर कहें कि भैया इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, XL, किसके इक्वल होना चाहिए,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम कहते हैं XC। तो XL किसके इक्वल होना चाहिए? XC के। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस टाइम इम्पीडेंस क्या होना चाहिए? इम्पीडेंस इज मिनिमम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि भैया रेजोनेंस में इम्पीडेंस क्या होता है? मिनिमम। और वो किसके इक्वल होता है? इम्पीडेंस इज मिनिमम विच इज इक्वल टू प्योर रेजिस्टेंस। वो किसके इक्वल होगा बच्चों? प्योर रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ये तीसरी शर्त हो गई। मैंने एक साथ आपको समराइज करवा रहा हूं जिससे आपको याद रहे। इंपीडेंस क्या होता है? मिनिमम। और बताएं एक और चीज, करंट जो होता है इस टाइम मैक्सिमम होता है। जो करंट फ्लो हो रहा है सीरीज LCR सर्किट से वो क्या होता है? मैक्सिमम। सर क्यों होता है? तो यहां पर लिखेंगे करंट इज मैक्सिमम। करंट इज मैक्सिमम, मैक्स लिख दिया, करंट मैक्सिमम। सर क्यों मैक्सिमम? क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? V0/Z। और आपको भी बताया Z क्या है? मिनिमम। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, Z कभी मिनिमम है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि Z में 3 विलन आते हैं, R, XL, XC। जबकि क्या हुआ यहां पर ऐसी सिचुएशन बनी कि 2 विलन ने एक दूसरे को काट डाला, मार डाला या फिर कैंसिल कर डाला। तो सिर्फ एक ही विलन बचा। तो ये क्वांटिटी क्या होगी? सबसे कम। और सबसे कम हुई तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम सबसे कम हो गई। तो इस टाइम करंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा। तो करंट इस टाइम क्या होगा? सबसे ज़्यादा। तो I0 जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? V0/R के। कितनी पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। और बच्चों आप जानते हैं करंट कभी मैक्सिमम हो जाए तो पावर क्या होगी? पावर भी मैक्सिमम होगी। तो करंट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम होगी। सर क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, बताओ क्या था फॉर्मूला? I/RMS²। याद कीजिए I²R। तो कभी करंट मैक्सिमम है तो बच्चों ये पावर भी क्या होगी? मैक्सिमम। क्योंकि करंट मैक्सिमम है तो पावर भी क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी। तो ये 5 पॉइंट समझ में आ गए। अब कभी छठे पॉइंट की तरफ चले तो याद कीजिए VL VC के इक्वल है। तो फेजर डायग्राम में VL ऊपर था, VC नीचे था। तो VL ने VC को कैंसिल कर डाला। सर क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, ऊपर वाले ने नीचे को काट डाला। तो कभी हम यहां पर डायग्राम बनाए तो करंट में और VR तो रिजल्टेंट वोल्टेज पूरा की पूरा V के इक्वल होगा, क्योंकि VL ने VC को क्या कर दिया है? कैंसिल। तो बच्चों बताओ करंट और वोल्टेज के बीच फेस एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो बच्चों रेजोनेंस में जो फेस एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है। या फिर कहें कि भैया दैट इज voltage and current are in सेम फेस में होते हैं। सेम फेस का मतलब ये होता है कि भैया दोनों एक ही लाइन में है तो एंगल कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री। अब छठा पॉइंट भी हो गया। अब सातवां बच्चों बताओ VL ऊपर था, VC नीचे था। VL और VC की वैल्यू इक्वल है पर दोनों के बीच में फेस एंगल कितना था? 180 डिग्री। सर कैसे? देखिए VL ऊपर था, ये VL है, और VC कहाँ था? नीचे था। तो दोनों के बीच फेस डिफरेंस कितना था? 180 डिग्री। माना इक्वल है। बच्चों बताओ कभी दोनों एक ही लाइन में होते तो फेस एंगल 0 हो जाता, पर दोनों का एंगल एक दूसरे के अपोजिट है तो फेस एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो बेटा फेस डिफरेंस ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा नहीं कि आप 7 पॉइंट लिखे या 10 पॉइंट लिखे, आप शुरू के 5-6 पॉइंट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फेस डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज 180 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको बोर्ड का 180 डिग्री दिख रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। फेस डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब बच्चों यहां पर आपको बता दूं इस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट।
क्यों कहते हैं इसे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसे एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, चलिए बता देता हूँ। एक्सेप्टर सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसे कितनी भी फ्रीक्वेंसी दे, यहाँ पर आप इस सर्किट में कितनी भी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें, पर ये सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी बच्चों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आप रेडियो सिग्नल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियो सिग्नल की। कभी आपने 98.3 FM सुना हो, 98.3 FM रेडियो में, तो बच्चों बताओ, आप जब 98.3 FM को सुनना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? ट्यून करते हैं, ट्यून करते हैं। क्या हर जगह आपको गाना सुनाई देता है 98.3 FM का? तो आप कहेंगे नहीं सुनाई देता सर। सिर्फ कब सुनाई देता है? जब आप उसे उसी फ्रीक्वेंसी पर अप्लाई करते हैं। हाँ है ना सर, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? 98.3 FM। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ, शायद से क्लियर हो। ये रहा आपका रेडियो, और रेडियो में ऐसे बने रहते हैं पॉइंटर, ये बने हुए रहते हैं। मान लीजिए इस जगह पर 98.3 FM है, ठीक है। तो आपका पॉइंटर कभी इस जगह है तो क्या वो गाना सुनाई देगा? नहीं, सिर्फ इसी जगह गाना सुनाई देगा। सर क्यों सुनाई देगा? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर उन्होंने अपना चैनल सेट कर रखा है, और उस चैनल पर सिर्फ उन्हीं का ही गाना सुनाई देगा, किसी और का गाना सुनाई नहीं देगा। सर क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि उस केस में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में, इम्पीडेंस जो करंट के फ्लो को अपोज करता है वो सबसे कम होगा। करंट क्या होगा उस टाइम? सबसे मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम होगा, पावर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर होगी, इसलिए गाना जो है बहुत ही क्लियर सुनाई देगा, बहुत ही बिना डिस्टरबेंस के सुनाई देगा। हाँ है ना। कभी आप 98.2 FM कर दें तो बताओ क्या आपको गाना सुनाई देता है? हाँ सर सुनाई तो देता है, पर क्या वो क्लियर सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता, खड़खड़ आती है। हाँ है ना, डिस्टरबेंस आता है। तो बच्चों इसी को रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। इसका मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख देते हैं कि भैया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बच्चों ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, तो 1/2π√LC। अब बच्चों यहाँ से एक बात पता चल रही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रजिस्टर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब रेजिस्टेंस कितना भी ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस कितना भी बढ़ा दें, इस पर आपको क्लियर साउंड सुनाई देगा। इसी फ्रीक्वेंसी पर आपको साउंड क्या सुनाई देगा? क्लियर सुनाई देगा। आपको जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और सर आ रहा हो डिस्टर्बेंस तो आपका रेडियो ख़राब है बच्चों। रेडियो की सुधार करवाए, मरम्मत करवाए, तब जाके आपको बिना डिस्टर्बेंस का गाना सुनाई देगा। सर क्यों? क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी does not depends on resistance। यहाँ पर लिख देता हूँ not depends on resistance। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हमने सीरीज LCR सर्किट पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें बच्चों। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं किसकी? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिएगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसे हम मेजर करते हैं किससे? एक फैक्टर से जिसे कहते हैं क्यू फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? क्यू फैक्टर। देखिए मैं कहानी समझाता हूँ। कहानी ये है कि जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ? करंट बढ़ने लगा। जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ? करंट में चेंज आया। पर बच्चों करंट मैक्सिमम देखिए एक ही कंडीशन में हो रहा है। करंट मैक्सिमम कब हो रहा है? जब क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यहाँ पर मैं लिखवाना भूल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस सीरीज LCR सर्किट है ना, रेजोनेंस सीरीज LCR सर्किट। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि करंट मैक्सिमम कब हुआ, तो हर टाइम करंट मैक्सिमम थोड़ी होता है। करंट मैक्सिमम तभी हुआ है जब कौन सी कंडीशन आई है? रेजोनेंस आई है।
ठीक है। तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम कब होगा, तो आप देखेंगे कि कभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो भैया करंट हर टाइम कम होता है, हमेशा या तो इधर कम होगा या इधर कम होगा, बस एक जगह सबसे ज़्यादा होगा। ये देखिए कम है, करंट की वैल्यू कम है कम है कम है कम है, इधर भी कम है कम है कम है कम है, बस एक ही जगह पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। सर कब मैक्सिमम है, जब फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या है बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर एफआर यहाँ पर क्या है बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कितना, 1/2 पाई रूट LC। यहाँ पर करंट जो है, जो I0 है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो बच्चों याद रखिएगा, आप कभी देखें इस ग्राफ को तो इस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या है, मैक्सिमम। देखिए इसलिए मैं आपसे कह रहा था 98.3 FM पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर सिग्नल भी अच्छे से ट्रेवल करेंगे और साउंड भी क्या होगा, अच्छे से रिसीव होगा और अच्छे से क्लियरली ऑडिबल होगा, साउंड अच्छे से सुनाई देगा। पर सर कभी फ्रीक्वेंसी 98.2 ही देखिए थोड़ी सी कम है, ये देखिए इस जगह यहाँ पे कम है तो करंट की वैल्यू थोड़ी कम होगी, इसलिए खरखर जो होगा बहुत ज़्यादा आएगा। और सर कभी यहाँ पर आपने 98 कर दिया तो अब तो देखिए करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो गई है, इसलिए साउंड बहुत ही ख़राब सुनाई देने लगेगा और यहाँ पे तो सुनाई देना ही बंद कर देगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, दोनों तरफ साउंड आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। इसी कारण से इसे एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, क्योंकि जैसे आप अपने रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं ना बच्चों, ट्यूनिंग करना मतलब आप रेजोनेंस की कंडीशन को सेट करते हैं। आप जब रेडियो पर सेटिंग करते हैं और जिस चैनल को सुनना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इसको आपको घुमा घुमा के आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को वहां पर लाना चाहते हैं जहां पर रेजोनेंस हो। 98.3 FM पे रेजोनेंस है, इसलिए यहां पर करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो बच्चों ये जो है ग्राफ किसका है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का है। समझे कि नहीं समझे। अब बच्चों कभी देखें, कभी आप ध्यान से देखें तो इम्पीडेंस की कहानी समझते हैं। बच्चों बताओ, इम्पीडेंस करंट की बात समझते हैं तो करंट जो है वो कितना है, तो करंट जो है वो है V0/Z और Z कितना है, मिनिमम है। और आपको अभी बताया कि Z मिनिमम किसके इक्वल है, R के। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, पर भैया जो मैक्सिमम करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब कभी रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। करंट क्या होगा बच्चों, ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी मैं इसी की वैल्यू 3 बार बनाऊं, इसी को मैं कितनी बार बनाऊं, 3 बार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी करंट मैक्सिमम है, यहाँ पर भी करंट मैक्सिमम है, यहाँ पर भी, इन तीनों पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है। मतलब करंट मैक्सिमम मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो है, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी अपना असर डाल रहा है। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो मैक्सिमम है वो और मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हाई है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, मॉडरेट। क्या है बच्चों, मॉडरेट रेजिस्टेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। क्लियर है। तो बच्चों ये ग्राफ आपको ये समझ में आना चाहिए। ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ ये कह रहा है कि भैया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होता है, पर करंट खुद भी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब ये ग्राफ जो है वो लो रेजिस्टेंस का है और ये जो ग्राफ है वो किसका है, हाई रेजिस्टेंस का है। आप एक बात चेक कीजिए, क्या सर, कि भैया जितना करंट रेजिस्टेंस कम होगा इसकी शार्पनेस, देखिए आप इसकी चोंच देख सकते हैं, तो मैंने बनाई नहीं, इसकी चोंच जो है उतनी शार्प होगी। और जितना कभी हाई रेजिस्टेंस होगा इसकी चोंच जो है वो उतनी ही क्या होगी, फ्लैट होगी। फ्लैट होने की वजह से नुकसान क्या है, फ्लैट होने की वजह से नुकसान ये है कि इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पे भी, दोनों तरफ हो जाएगी। इसका मतलब वो 98.3 FM की जगह 98.2 FM पे भी चलने लगेगा अच्छे से, और 98.4 पे भी चलने लगेगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं ना। हमने किसी चैनल को इतने पे सेट किया हुआ है तो उतने पे ही चलना चाहिए, उसके आसपास थोड़ी चलना चाहिए। जैसे आप टीवी में नाटक देख रहे हैं और टीवी पे आपने मान लीजिए कोई सा चैनल है स्टार प्लस जिसे आपने 111 पे 111 पर सेट किया हुआ है और वो 110 पे चलने लग जाए,
और 112 पे चलने लग जाए तो आप क्या पसंद करेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि आपने उसे सिर्फ किस पर सेलेक्ट किया है? 111 पर। तो यहाँ पर रजिस्टेंस कभी हाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी, मतलब करंट मैक्सिमम आपको 2 जगह मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इसकी शार्पनेस मतलब पेंसिल की नोक कैसे शार्प रहती है, तो पेंसिल की नोक को शार्प करने के लिए आपको रेजिस्टेंस को क्या रखना होता है? कम रखना होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी फैक्टर को हम किससे डिफाइन करते हैं? क्यू फैक्टर से। तो बच्चों यहां पर आप लिख देंगे शार्पनेस ऑफ, ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब है पर बहुत ही सिंपल है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय क्यू फैक्टर। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था, फिल इन द ब्लैंक्स में। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय डैश, तो डैश में क्या आना चाहिए? क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन में रिजल्टेंट वोल्टेज। आप VL लिखें या फिर VC लिखें, बात एक ही है। तो VL लिखें या VC लिखें, तो VL कितना होता है? तो VL जो होता है वो होता है IXL, और V जो होता है वो क्या होता है? I। कभी हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं? रेजोनेंस की, तो V इक्वल्स टू क्या होगा? IZ होगा कि नहीं होगा बच्चों? IZ होगा। I से I क्या हो जाएगा? कैंसल। और XL किसके इक्वल होता है? ओमेगा L के। और Z जो होता है कभी रेजोनेंस, बच्चे सारे टॉपिक रेजोनेंस की बात चल रही है, तो XL जो होगा वो होगा ओमेगा L। तो Z भी किसके इक्वल होगा? R के। क्यों सर? क्योंकि रेजोनेंस में Z जो होता है वो मिनिमम होता है किसके? R के। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है Q का, बोलो क्या बन जाएगा? 1/R। यहां पर मैं L/R लिख देता हूं, देखिए L/R। और अभी मैंने यहां पर देखिए 2 पाई को यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ से ओमेगा आर की वैल्यू निकल जाएगी। अरे 2 पाई एफ इज ओमेगा, तो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√LC। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओमेगा आर को 2 पाई एफ लिखा था, तो आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी? 1/√LC। 1/√LC। तो मैं इस ओमेगा की वैल्यू कितनी रख देता हूँ बच्चों? 1/√LC। अब अपना दिमाग लगाए, ये √L है और ये L है, तो यहाँ पर √L 2 बार लिख सकता हूँ। चलिए लिख के दिखा देता हूँ। L को मैंने क्या लिखा? √L इंटू √L अपॉन में R, और यहाँ क्या चल रहा है? 1/√LC। तो यहाँ पे √L से √L कैंसिल, तो Q फैक्टर का फॉर्मूला आ रहा है। देखिए एक मिनट चेक करता हूँ नीचे का दिख भी रहा है कि नहीं, तो दिख रहा है बिल्कुल Q। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 1/R बचा, यहाँ पर बचा √L, और यहाँ क्या बचा? एक √C। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/√L/C। ये याद रखिए Q फैक्टर। तो Q फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को क्या करता है? डिफाइन करता है। तो ये Q फैक्टर पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको? L की वैल्यू डालना है, C की वैल्यू डालना है और R की वैल्यू को डालना है। चलिए एक ग्राफ और है, मैं आपको उस ग्राफ के बारे में भी बता दूं। इस जगह को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, पूरा रफ नहीं कर रहा हूँ। अब बच्चों अब मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ, देखिएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के साथ सारे इम्पीडेंस किस किस से मिलके बनता है? रेजिस्टेंस से, XL से और XC से। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों। XL का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे XL जो होता है वो ओमेगा L होता है, और ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई F। ठीक है, और XC जो होता है वो होता है 1/ओमेगा-C होता है, और ओमेगा जो होता है वो होता है 1/2 पाई FC। इसको याद रखें। ठीक है, अब बच्चों बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो आप देखेंगे कि भैया फ्रीक्वेंसी को कभी बढ़ाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्सेल बढ़ेगा। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? हाँ सर ऐसा ही बनेगा। ये ग्राफ किसका है बेटा? एक्सेल का। क्यों एक्सेल का? क्योंकि एक्सेल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। क्लियर है? अब बच्चों बताओ XC के बारे में क्या ख्याल है? तो XC और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर XC कम हो रहा है, देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है।
हाँ है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्सएल बढ़ रहा है और यहाँ पर एक्सी जो है वो घट रहा है। तो बताए एक टाइम क्या होगा, एक टाइम जो है एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सी के। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक और नाम है रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी से कोई संबंध है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये एक्सएल के फॉर्मूले में एफ आता है, एक्सी के फॉर्मूले में एफ आता है, पर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में एफ का कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं, रेजिस्टेंस पे कोई असर होने वाला नहीं है। हाँ है ना बच्चों। तो ये 3 ग्राफ बनाए मैंने। पहला ग्राफ तो किसका है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। दूसरा ग्राफ है एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी, ये लिखा है देखिए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ा दें, रेजिस्टेंस पे कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो बच्चों इसे आप नोट डाउन करें, ये रेजोनेंस सर्किट है, इसे कंप्लीटली आपको रिवाइज करना है। रेजोनेंस सर्किट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रेजोनेंस सर्किट में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, रेजोनेंस कब होता है, तो VL इक्वल्स टू VC, VL इक्वल्स टू VC कहें या XL इक्वल्स टू XC, पर इससे होता क्या है, इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है, जो कि किसके इक्वल होता है, R के। करंट मैक्सिमम हो जाता है, देखिए पावर मैक्सिमम हो जाती है, फेस एंगल 0 हो जाता है, और VL और VC के बीच का फेस एंगल 180 डिग्री हो जाता है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये होती फॉर्मूला है, और वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कभी भी नहीं करती है। तो इसे आप नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, चलिए। चलिए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, वो भी किस पर, रेजोनेंस कंडीशन पर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कैसे आएगा, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, मैं सब कुछ बताता हूँ। देखिए चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सीरीज LCR सर्किट, मतलब एक LCR सर्किट है कनेक्टेड टू अ AC सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट। आपको बता दूं ये 230 वोल्ट जो होगा इसे हम कहते हैं RMS वैल्यू। याद रखिएगा जब भी ये वैल्यू आए सप्लाई की तो ये RMS वैल्यू ही होती है, याद रखिएगा RMS वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में रेजोनेंस नाम आ गया। रेजोनेंस में मैंने कितने पॉइंट लिखवाए थे, तो आपसे पूछा हुआ है कि रेजोनेंस में आपको क्या निकालनी है, सोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं और आपको यहाँ पर LCR की वैल्यू दी हुई है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है सोर्स फ्रीक्वेंसी। अब आप कहेंगे सर सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बच्चों एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR होता है और सोर्स फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा R कहते हैं, ठीक है। तो ओमेगा R कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए 1/√LC, ठीक है। और कभी आपको FR निकालना है तो FR भी निकाल सकते हैं, पर अभी ओमेगा R निकाल रहे हैं अपन। तो ओमेगा R कैसे निकलेगा, 1/√LC से L कितना है, 5 है, तो L की जगह लिख देंगे 5 हेनरी, और C जो है वो 80 माइक्रोफेराड है। तो 80 माइक्रो का मतलब तो आप जानते होंगे, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो कभी हम इसे दिमाग से सॉल्व करें तो देखिए क्या होने वाला है। तो 80 × 5 तो कितना हो जाएगा, 400, और ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6। कभी आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो यहाँ पर 400 को तो आपने 4 लिख दिया, और ये 10⁻⁻⁶ और ये 2 0 से मिलकर 10⁻⁻ कितना हो गया, -4। कभी और दिमाग लगाए तो 1/4, 4 को आप बाहर निकालें तो 2 आ जाएगा, और 10⁻⁻4 को बाहर निकालें तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 तो कितना होता है, 0.5 होता है, और 10⁻⁻2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, 10⁻+2, जो कि होगा कितना, 0.5 × 100। तो 0.5 × 100 होता है कितना, 50। तो 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा R की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 50 रेडियन पर सेकेंड। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा, इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन ही है, बाकी फॉर्मूले तो याद हो ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा R का फॉर्मूला लिखा और ये वैल्यू को मैंने यहाँ सॉल्व किया है, तो यहाँ पर ऐसा गया हूँ मैं।
तो ओमेगा आर आ गया सोर्स फ्रीक्वेंसी। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर एफ आर क्या होता है, एफ आर भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो कभी आपको एफ आर निकालने को बोल दें तो एफ आर भी निकाल सकते हैं। वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/2π√LC से। ठीक है, ये आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, एफ आर भी निकल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन बोल रखा है ऑब्टेन द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है और साथ के साथ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब आई नॉट निकालना है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बच्चों याद रखिएगा ये सारी चीज़ कहाँ पर निकाल रहे हैं, हम रेजोनेंस पर निकाल रहे हैं। तो आप बता सकते हैं रेजोनेंस पर, बच्चों आप बता सकते हैं रेजोनेंस पर Z का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर रेजोनेंस पर Z R होता है। Z का फॉर्मूला तो बहुत बड़ा होता है, पर कभी हम रेजोनेंस की बात करें तो Z जो होगा वो बिल्कुल किसके इक्वल होगा, R के। तो बच्चों यहाँ से आप R की वैल्यू डाल दें तो Z आ जाएगा। Z के लिए R की वैल्यू डालनी होगी और R कितना है, 40 ओम है। तो Z मिनिमम आ गया कितना, 40 ओम। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। क्या पूछा हुआ है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। सर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, आई नॉट, और आई नॉट का फॉर्मूला होता है V0/Z। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया Z जो होता है किसके इक्वल होता है, R के। तो आप बता सकते हैं V0 कितना दिया है। तो आप कहेंगे सर V0 230 दिया है। मैं कहूँगा नहीं बच्चों, V0 नहीं है, वो तो VRMS है। क्या है बच्चों, VRMS है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने एक लेक्चर में पढ़ा भी है, VRMS जो होता है वो होता है V0/√2। ठीक है, तो बच्चों आप बता सकते हैं V0 कैसे निकलेगा, V0 निकलेगा VRMS में किसका मल्टीप्लाई करके, √2 का मल्टीप्लाई करके। तो कभी आपको V0 निकालना है, V0 निकालना है तो आपको V0 निकालने के लिए VRMS में √2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर लेते हैं बच्चों, √2 एज इट इज, और VRMS कितना है 230 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। तो कभी आप इसे सॉल्व करते हैं, जो कि सॉल्व करना आना चाहिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने पे करंट की वैल्यू जो आती है वो आ रही है 23/4 एम्पियर। कितनी आ रही है बच्चों, 23/4 एम्पियर। यहाँ पर 0 से एक 0 कैंसिल, ये √2 क्यों नहीं आ पाया है, तो √2, हाँ बच्चों 8.1 आ रही है, सॉरी 8.1 एम्पियर आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों, 8.1 एम्पियर। और कभी आपको IRMS निकालना हो तो बच्चों मान लो कभी आपको IRMS निकालना हो तो IRMS का फॉर्मूला क्या होगा, VRMS/Z। अब बच्चों आप जब I0 निकालते हैं तो यहाँ V0 लिखते हैं, पर जब आप IRMS निकालते हैं तो यहाँ पर VRMS लिखना होगा। तो बच्चों VRMS की वैल्यू तो आपको सीधे सीधी हुई है 230, और Z जो है बताओ किसके इक्वल है, तो Z जो है R के इक्वल है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 40। तो ये जो होगी 23/4 एम्पियर होगी। तो हमने सेकेंड पॉइंट भी कर लिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस निकाल लिया और इम्पीडेंस के साथ करंट भी निकाल लिया। अब थर्ड पॉइंट चेक करें, थर्ड पॉइंट क्या है। तो आपको थर्ड पॉइंट में निकालना है डिटरमाइन RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट। मतलब आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं VR। बच्चों ओम्स लॉ से VR क्या होता है, तो आप कहेंगे IR, पर RMS निकालना है तो IRMS × R होगा ओम्स लॉ से। IRMS इसलिए ही निकाला था, IRMS की वैल्यू है 23/4 और रेजिस्टेंस कितना है 40, 4 टेंजा कितना हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 230 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों, 230 वोल्ट। अब आपको VL निकालना है, तो VL कैसे निकलेगा, तो VL जो होगा वो होगा IXL। याद कीजिए IXL। तो IRMS तो आपको पता है कितना 23/4, और XL कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे कि XL जो है वो ω/L से निकलेगा, XL जो है ω/L से निकलेगा। तो 23/4 और ओमेगा की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी निकाली है 50, और L की वैल्यू कितनी है 5 हेनरी। तो यहाँ से ये हो जाएगा, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी लगभग 1437.5। कितनी आएगी बच्चों,
1437.5 वोल्ट। अब बच्चों VC निकालना है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकलेगा, IXC से। IXC V इक्वल्स टू IXC, और XC क्या होता है, तो I की वैल्यू तो डाल दे 23/4, और XC की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/ωc। हाँ है ना बच्चों, सर बिल्कुल सही है। तो कभी मैं ओमेगा की वैल्यू डालूं तो ओमेगा होता है कितना, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है, 50 है। ओमेगा की वैल्यू 50 है, और कैपेसिटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 80 माइक्रोफेराड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। आप इसे जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आता है 1437.5 वोल्ट। आप कहेंगे कि सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन दोनों की वैल्यू सेम क्यों आई। देखिए मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मेरा ध्यान जो है इन दोनों की वैल्यू पर है। आप बता सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम क्यों होती है। तो बच्चों आपको ये पता होगा, रेजोनेंस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसके इक्वल होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के। तभी तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है, तभी तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की कंडीशन ही है कि VL किसके इक्वल होता है, VC के, और हमने कैलकुलेट करके बता भी दिया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, जो आपने 230 वोल्ट दिया था, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो 230 वोल्ट पूरा की पूरा किसने यूज किया, तो रजिस्टर ने यूज किया। देखिए रजिस्टर ने 230 वोल्ट पूरा की पूरा यूज कर लिया, बाकी इन दोनों ने तो वोल्टेज को क्या कर दिया, कैंसिल डाउन कर दिया। तो इसे नोट डाउन करें, न्यूमेरिकल IMP था, इसे नोट डाउन करें बच्चों। चलिए बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्टेन अ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर। आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालनी है ओमेगा आर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है 1/√LC। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है वो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, अब आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो आपको L और C चाहिए होता है। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। ऑब्टेन अ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट विथ L की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है चेक कीजिए। तो L की वैल्यू दी हुई है 2 हेनरी, और कैपेसिटर की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है 32 माइक्रो। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। कभी हम इसे सॉल्व करें तो 32 2 64, 64 इंटू 10⁻⁻6। कभी हम 64 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 8 आएगा, और 10⁻⁻6 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 10⁻⁻3 आएगा। 1/8 जो होता है वो होता है 0.125, और 10⁻⁻3 ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻+3 जो कि होगा 1000। तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 125 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब आपको ऑल्सो कैलकुलेट क्या करना है, क्यू फैक्टर फाइंड करना है। तो हमको क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, बस फॉर्मूला ही याद नहीं होता है बच्चों को। फॉर्मूला याद हो जाए तो न्यूमेरिकल सारे हो सकते हैं। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने कहा था वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिखे या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन में वोल्टेज अक्रॉस ये अप्लाइड वोल्टेज था, अप्लाइड वोल्टेज। तो VL जो होगा वो क्या होगा, IRMS XL, और V इक्वल्स टू क्या होगा, IRMS Z। याद कीजिए IRMS Z। मैं फॉर्मूला में डिराइव कर चुका था, मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। I से I कैंसिल, I से I कैंसिल। बच्चों एक काम कीजिए, कभी आपने इसका डेरिवेशन पढ़ ही रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। तो बच्चों क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप डेरिवेशन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 1/R√L/C। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। तो रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस आप चेक करें, रेजिस्टेंस है 10 ओम। और कभी आप इंडक्टर को देखते हैं तो इंडक्टर जो है वो है 2 हेनरी, और ये 32, तो ये है 2, और कैपेसिटर जो है वो है 32 इंटू 10⁻⁻6। कभी हम 2 से 32 को कैंसिल करें तो 16 आएगा, तो यहाँ पर ये तो 10 हो गया,
और कभी ध्यान से देखें तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और 10 टू द पावर -6 बाहर निकलेगा तो होगा 10 टू द पावर -3। तो बच्चों कभी 1/4 को सॉल्व करूं तो 1/4 तो होता है 0.25, कभी मैं इसे सॉल्व करूं तो होगा 0.25 और 10 टू द पावर -3 मिलकर होगा 10 टू द पावर -2 जो कि ऊपर जाके होगा 10 टू द पावर +2। तो बच्चों कभी हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्यू फैक्टर जो होगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। इसे ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा आपको शार्पनेस, याद कीजिए मैंने शार्पनेस की बात की थी भैया पेंसिल की नोक की, तो कभी हम शार्पनेस की बात करें तो शार्पनेस उतनी ही ज़्यादा मिलेगी और शार्पनेस जितनी ज़्यादा मिलेगी तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर मिलेगी, आपको उसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। पर कभी आपने क्यू फैक्टर कम रखा तो भैया आपको फ्लैट रेजोनेंस मिलेगा, मतलब फ्लैट मिलेगा कर्व, और फ्लैट की वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ना हो तो ये आसपास भी होगी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चों इसे आप नोट डाउन करें जल्दी से।